बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो लास्ट लेक्चर आपको करवाया गया है वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से काफ़ी हद तक कंसर्न है। क्योंकि आज जो है हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप 4 को, जो कि थी रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। सो आज का जो एक्सरसाइज है बेसिकली इसमें हम लोग इसी टाइप से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स जो थी वो सॉल्व करके दिखा दी थी और काफ़ी डिटेल्ड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की थी कि आपके जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टाइप 4 के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स ने अपने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस किया है, आई होप कि आज की एक्सरसाइज में उनको कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके मेन कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक बिल्ड हो चुके होंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। चलते हैं नोटबुक की तरफ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास सबसे पहली बात के क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि इररिड्यूसिबल है और साथ में ये क्या है, रिपीटेड इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर है इसकी कुछ ना कुछ पावर है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर की जो है वो पावर आ जाती है फैक्टर की, सो इट मीन्स दैट इज रिपीटेड। ये रिपीटेड का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि आपको पता है कि रिपीटेड के में x² + 4 का स्क्वायर है अगर, सो इट मीन्स कि हमारे पास ऐसी ही 2 फैक्टर हैं, x² + 4 है एक और दूसरा फैक्टर क्या है, x² + 4। सो इट मीन्स ऐसे ही 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। इससे वे बात हमें क्या पता चली कि ये रिपीटेड है। जब भी स्क्वायर की फॉर्म में हमारे कोई भी फैक्टर रहेगा इट मीन्स दैट इज रिपीटेड। ऑलराइट, यहाँ तक जो है हमारा रिपीटेड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है हम इसे लिखेंगे अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लिखते थे ax + b यानी कि 2 कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय x² + 4 पहले पावर 1 के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरा फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर आ जाएगा x² + 4 की पावर 2, ठीक है, और न्यूमरेटर में cx + d। इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जब हमारे पास आ जाती है हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम हमारा क्या है, x² + 4 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मल्टीप्लाई बाय x² + 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख रही हूँ। आई होप कि आपको इस चीज़ की काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी कि ये जो मैं आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट उसको आपको जो है वो समझ में आ जाए। लेकिन आपने जो पेपर में ऐसे नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर लेक्चर का टाइम एक्चुअली कम होता है। इस वजह से जो अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले स्टेप हैं उनको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आपने ये स्किप नहीं करने, इसीलिए मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि आपने जो इसे खुद करना है। जो मेरा आंसर आएगा दैट इज x³, क्योंकि यहाँ से पूरा फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा, सेम होता है। इट इज इक्वल्स टू ax + b इंटू, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई बाय यही 2 फैक्टर थे तो एक फैक्टर कट हो गया, एक बच गया यहाँ से, तो ये आ गया x² + 4 प्लस यहाँ पर cx + d। इसके साथ देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एलसीएम वाला सेम है, इट मीन्स इसके साथ क्या आ गया हमारे पास 1। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को गौर करें तो हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जब भी हमारे पास कोई एक भी फैक्टर अवेलेबल नहीं हो या कोई भी अवेलेबल नहीं हो फैक्टर, या हम नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ते हैं और इसे आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हमारे केस में भी हम लोग यही करने वाले कि इक्वेशन नंबर 2 को आगे सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा x³ = 2। अब आपने बारी बारी जो है मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। सबसे पहले ax को लेते हैं, x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ गया ax³, फिर ax × 4, ये हमारे पास आ गया +4ax। अब हमारे पास है b की बारी, b × x², ये आ जाएगा +bx², फिर b × 4, ये आ जाएगा +4
b। इसी तरीके से अब देखें cx और d हैं, इनको जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आ जाएगा, यानी कि cx प्लस d। सो हमने जो है सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम अपने कोफिशिएंट्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इस साइड से, और राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब की अगर देखें तो हमारे पास कोई भी और टर्म अवेलेबल नहीं है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ए, सिर्फ एक ही टर्म है ये वाली। सो नेक्स्ट इज द एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म है, सिर्फ एक ही है। सो इसका कोफिशिएंट क्या है, बी। सो नेक्स्ट इज एक्स, एक ये हमारे पास टर्म आ रही है एक्स की और एक ये आ रही है। सो यहाँ पर जब हमने एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 4a, और यहाँ से क्या बचा, प्लस c। और इसी तरीके से लास्ट पे जो हमारे कांस्टेंट्स हैं ये आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4b प्लस d। तो जब हमने अपनी इक्वेशंस में से कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया, द नेक्स्ट टास्क इज टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो अब आपने यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो आपने ये पूरा लिखना है यहाँ पर कि कोफिशिएंट्स को जो है हम कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स की बात करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, a। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, 1। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल आई, a इज इक्वल्स टू 1। सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ, दैट इज b। सो b इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की भी एक वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट इज द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। सो x के कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 4a प्लस सी, 4a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड पे कोई भी टर्म नहीं है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो लास्ट भी अपनी कांस्टेंट्स की भी मेंशन कर देते हैं कंपेयरिंग। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4b प्लस d इज इक्वल्स टू अगेन 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। सो अब इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हुए हमने अपने रिमेनिंग कांस्टेंट्स, यानी कि a की वैल्यू भी है, b की भी, तो मतलब c और d की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो अब हम लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास 4a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 1। तो यहाँ से जो है इजीली मेरे पास c की वैल्यू निकल आएगी। सो c इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है हम इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। 4 इक्वेशन थी मेरे पास 4b प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू जो है वो है मेरे पास, दैट इज 0। सो 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो d की वैल्यू आ गई क्या, 0। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है चारों वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। तो जब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे कि अब आपको यहाँ शो हो रहा है कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरी। सो इसमें ये जो पिंक वाला पार्ट है यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस कर दी हैं a, b, c और d की। सो नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व कर लिया। यहाँ से मेरे पास x आ गया और यहाँ से मेरे पास -4x आ रहा था। सो ये वाला जो माइनस है ये इस फ्रैक्शन के साथ एज अ होल आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वाज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक एडिशनल फैक्टर है, दैट इज लीनियर फैक्टर। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं और नोटबुक की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, सो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो पहला फैक्टर जो है वो लीनियर है। सो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो देखें आप पावर की फॉर्म में, और जो है सेकंड टर्म जो हमने यहाँ पे चीज़ नोट किया वो ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, bx प्लस c डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फैक्टर dx प्लस e डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. सो नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स. सो मल्टीप्लाई बाय x plus 1 into x square plus 1 square on both sides we get. सो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आई गेट, कि जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रही है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स का इतना टाइम नहीं होता. सो यहाँ पर जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें ये वाला जो स्टेप है वो मैं डायरेक्टली कर दिया करूँगी. सो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर तो मेरे पास जस्ट जो है वो न्यूमिनेटर ही आ जाएगा. तो ये बन गया मेरे पास x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 1 कट हो गया जस्ट, तो क्या बच गया यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट मेरे पास फैक्टर है bx प्लस c. सो इसका ये वाला फैक्टर था, तो यहाँ से एक पावर कट हो जाएगी. तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में मेरा फैक्टर था dx प्लस e. सो इसके साथ एक फैक्टर बच जाएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला फैक्टर कट हो गया. सो x प्लस 1 इज द रिमेनिंग वन. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आ रहा है. सो इसका मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या करेंगे कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1. सो इसे अब हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. सो जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x आ रहा है इसे हम -1 जो है वो पुट कर देंगे. सो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1. सो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. इसी तरीके से अब जो हम राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज पुट कर देंगे. सो ये मेरे पास आ गया यहाँ से a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर. अब देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और ये दोनों हैं वो 0 हैं. जब 0 यहाँ पर पुट किया ये वाला पूरा फैक्टर भी 0 और ये वाला पूरा फैक्टर भी 0. सो ये दोनों हमारे पास हो गए 0 प्लस 0. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 4 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 3 -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं, +1 और इसका स्क्वायर. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो ये मेरे पास आ गया यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर. सो 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर भी मेरे पास 4a. सो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू आ गई क्या 1. तो अब जो है हमने इसे सॉल्व कर लिया, एक ही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. सो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 जो है इसे दोबारा लिखेंगे और इसे ही आगे अब सॉल्व करेंगे और फिर इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है. सो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं. अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लिकेशंस कर दिए. तो मैं आपको एक जल्दी से क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ पर मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़ लिखी है, ये वाली. सो इसके बाद मैंने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ चलती गई है और राइट हैंड साइड पे सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे फैक्टर्स आ रहे थे इसका स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया है और इसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है. तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है. और इसी तरह जब मैंने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली फॉर्म, ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो bx प्लस c था इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक दफ़ा मैंने bx के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया है और इसी तरीके से इसी फैक्टर को अगेन मल्टीप्लाई करवाया c के साथ, क्योंकि आपको पता है कि एक दफ़ा bx ने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना है और एक दफ़ा c ने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना था. सो इन दोनों को मैंने यहाँ पर सेपरेट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है. bx इंटू दिस फैक्टर, c इंटू दिस फैक्टर. इसी तरीके से मैंने dx को मल्टीप्लाई करवा दिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ और देन मैंने e को मल्टीप्लाई करवा दिया इस होल ब्रैकेट के साथ. आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ में आ गई होगी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैंने a dx c dx और e को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया.
यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट था इसका आंसर ये वाला आ गया, और यहाँ पर Bx और C वाला पार्ट ये देखिए मैंने सेपरेट करके कलर्स चेंज करके मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर तमाम ब्रैकेट्स को जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशंस कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, उसमें मैंने कोफिशिएंट्स को जो है वो सेपरेट कर लिया, x4 के कोफिशिएंट्स को, x³ के कोफिशिएंट्स को, देन x² के कोफिशिएंट्स को, x को और कॉन्स्टेंट्स को। सो यहाँ पर जो है मैंने अपनी मेन इक्वेशन बना ली है। अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो ये है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। ठीक है, सो कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले है x4। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो मेरे पास x4 के साथ क्या आ रहा है, a प्लस b इज इक्वल्स टू, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इज इक्वल्स टू आ रहा है 1। तो मेरे पास जो है a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, जो ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। सो यहाँ पर मैं साथ साथ वैल्यूज जो है वो रिप्लेस करती जाती हूँ। a की वैल्यू थी मेरे पास 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो है मेरे पास b की क्या आ गई वैल्यू 1 माइनस 1, दैट इज b इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू निकल आई मेरे पास यहाँ पर। इसके बाद x4 का कोफिशिएंट जो है वो मैंने कंपेयर कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना नेक्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर x³ के कोफिशिएंट्स को जो है मैंने कंपेयर किया है। x³ की अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो मेरे पास क्या कोफिशिएंट है इसका, b प्लस c, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अब b की वैल्यू है मेरे पास, वो क्या है 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, दो कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ x²। सो अब x² के जब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई वो हम यहाँ लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो मेरे पास आ रहा है 2a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू x² की बात करें। सो यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट है 3। सो इट इज इक्वल्स टू 3। सो जैसे कि मैंने आपको कहा मैं साथ साथ वैल्यूज पुट कर रही हूँ ताकि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी ना हो बाद में इक्वेशंस की। सो a की वैल्यू थी मेरे पास 1 प्लस यहाँ पर b की क्या वैल्यू है मेरे पास 0 प्लस c की वैल्यू अगेन 0 प्लस d इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आंसर 2 होता है। सो 3 माइनस 2 आ गया। सो d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर मेरे पास, आप देख सकते हैं कि 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो d की क्लियरली हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई इट मीन्स लास्ट कोफिशिएंट बचा है जो कि हमारे पास है e। सो अब हम अपने नेक्स्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, दैट इज x। सो x के जब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। ये आ गया मेरे पास b प्लस c प्लस d प्लस e, और यहाँ से x का क्या कोफिशिएंट है 1। ठीक है, सो मेरे पास अब तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर हैं एक्सेप्ट d। सो मैं तमाम वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ। b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 1 प्लस e इज इक्वल्स टू 1। सो e इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। सो यहाँ से मेरे पास e की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो अब आपने देखा कि मैंने तमाम वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। सो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि अब आपके सामने है कि सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 मेन इक्वेशन राइट डाउन किया है। इसके बाद जो है मैंने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, a की, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1 और e की वैल्यू 0। सो यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 0x प्लस 0, सो ये होल फैक्टर क्या हो गया मेरे पास 0। सो ये पूरा फैक्टर निगलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फाइनल आंसर है इसमें ये वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही आता है। सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर 1x था, सो x आ गया और साथ में क्या था 0। सो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई नो कि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन पता होना चाहिए कि जब आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन आना है तो आपने अपने कोफिशिएंट्स को, पार्शियल फ्रैक्शंस को किस तरीके से राइट डाउन करना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर भी आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअल क्लासेस देना चाह रहा है तो you can contact us. There are many other students who are taking the individual classes from us.
तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और चाहता है कि इंडिविजुअली आपको क्लास दी जाए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम आपको इजी लर्न की तरफ से इंडिविजुअल क्लासेस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। भरपूर प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।